तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे के सारे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ठीक है, जो पहला टॉपिक है हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक होगा हमारा इम्प्लांटेशन या अंतरोपण होगा। ठीक है, निषेचन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है। फर्टिलाइजेशन जब हमारा ओवम और स्पर्म जब ओवम से फ्यूज़ करेगा और एक जाइगोट बना लेगा, वही हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में देखिए ये क्या है हमारा, ये है स्पर्म। ठीक है, और ये क्या था हमारा ओवम। ठीक है, इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी अगुणित होगा, ये भी अगुणित होगा। ठीक है, दोनों एन होंगे। इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। आगे चलेंगे, स्पर्म जो है हमारा, स्पर्म एग से फ्यूज करेगा ओवम से। ठीक है, आगे चल करके ये इससे फ्यूज कर गया, और ये दोनों फ्यूज़ कर गए। ठीक है, आपस में स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर गया, और एन और एन ये दोनों 2n बन गया। ठीक है, इसकी प्लॉइडी 23 हो गई। ये हमारा जाइगोट का निर्माण हो गया। एक स्पर्म आया और एक ओवम था, ओवम और स्पर्म फ्यूज़ करे आपस में, तो स्पर्म का जो ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, वो बाहर ही रह जाता है, और इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस छोड़ देता है। स्पर्म ओवम को भेद देता है। इसकी बाह्य परत जो होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जोना पेलोसिडा इसकी जो होती है ओवम की आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसको ये स्पर्म के हेड में एक्रोसोम में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अभी उनके बारे में बताऊंगा। जोनालाइसिस, ठीक है, एंजाइम रहता है, वो ओवम की जो जोना पेलोसिडा लेयर और कोरोना रेडिया को भेद देता है, और आपस में इसका न्यूक्लियस इससे इसके अंदर चला जाता है और आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ओवम का न्यूक्लियस और हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस, और हमारा जाइगोट फॉर्म कर देता है। ठीक है, दोनों अगुणित मिलकर के द्विगुणित जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, द्विगुणित। 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। इसके बाद में अब हम आपको निषेचन बढ़ाएंगे। तो देखिए एकदम ध्यान के साथ फोकस करके पढ़िए। ठीक है, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है ये, समझने वाली चीजें हैं। डायग्राम मेरे से थोड़ा ठीक नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से इंसेमिनेशन के द्वारा हमारा स्खलन या इंसेमिनेशन के द्वारा हमारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म छोड़े जाते हैं। ठीक है, इतने शुक्राणु जो होते हैं हमारे, ये क्या है हमारा वेजाइना वाला पार्ट है। ठीक है, वेजाइना वाले पार्ट में हमारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म छोड़े जाते हैं। किससे, मेल की जो सिस्टम जो होता है हमारा, मेल का पेनिस, उसके द्वारा इंसेमिनेट किए जाते हैं। स्खलन के द्वारा 200 से 300 इजैकुलेट किए जाते हैं शुक्राणु हमारे। ये आगे चलते हैं, ये हमारा सर्विक्स वाला पार्ट होता है, सर्विक्स। ठीक है, या ग्रीवा भी बोल देते हैं। सर्विक्स वाले पार्ट से तैरते हुए ये शुक्राणु आगे जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा हो, ये शुक्राणु तैरते हुए आगे जाएंगे, तैरते हुए ऊपर चलेंगे, और ये कहाँ तक जाएंगे, ये देखिए ये हमारे कितने थे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे, और ये यहाँ तक जाएंगे हमारे फैलोपियन ट्यूब तक। ओवम तक कितने शुक्राणु पहुँच पाएंगे, ओनली 250, 250
शुक्राणु हमारे अंड तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, बाद बाकी क्या हो जाता है, 200 से 300 मिलियन आए थे, बाद बाकी क्या हो जाता है, कुछ की एनर्जी खत्म हो जाती है, कुछ रास्ते में ही इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, इतने ऊपर तक टारगेट तक पहुंच पाते हैं। सोचिए 200 से 300 मिलियन। हम लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी कभी होता है ना कि हमारा ही कोई एग्जाम क्यों नहीं निकलता है। सोचो हम इतनी बड़ी रेस को पार करके आए हैं, 200 से 300 मिलियन का कंपटीशन हुआ था, इनमें से कोई एक हो सकता है जो फर्टिलाइजेशन कर पाए और नई संतान पैदा हो पाए। इतने कंपटीशन को पार करके हम आ पाए हैं, तो सोचिए हम भी तो अपने आप में स्पेशल हुए ना, इतनी बड़ी रेस को जीत के आए हैं। ठीक है, सोचने वाली बात है ये भी। ये कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस वाला पार्ट है। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम संकीर्ण पथ, और ये हमारा चौड़ा पार्ट होता है थोड़ा, इसको बोल देते हैं हम एम्पुला। ठीक है, एम्पुला या तुम्बिका। तो हमारा जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा क्या होता है, ओवेरी होता है। ओवेरी से हमारा एग रिलीज होगा, और एग कहाँ आएगा, ये हमारा एग है। ठीक है, एग हमारा कहाँ आएगा, एम्पुला वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो एम्पुला वाले पार्ट में एग आ जाएगा, और इससे अंडाणु से हमारे 250 शुक्राणु पहुंच पाएंगे अंडाणु की बाह्य भित्ति तक। ठीक है, तो कोई इनमें से एक जा कर के अटैच होगा इनसे, एक क्या 250 अटैच हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा एक इसके अंदर जाएगा, तुरंत जो अंडाणु को मैंने एक सेलेक्टिव उसकी जो लेयर होती है अंड की, ठीक है, एग की क्या होती है, जोना पेलुसिडा। जैसे ही कोई एक एंटर करेगा इसमें, तो क्या होगा, जोना पेलुसिडा सक्रिय हो जाएगी, इसकी जो आउटर लेयर है वो सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, जोना पेलुसिडा कि एक शुक्राणु आ गया, अब कोई शुक्राणु नहीं आ सकता है, एक आपस में सक्रिय हो जाती है, किसी और शुक्राणु को प्रवेश नहीं करने देती है, उनको रोक देती है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो गए, एक समय पे 2 कर गए, तो क्या हो जाएगा, हमारे ट्विंस हो जाएगा, यमज हो जाएंगे। ठीक है, जुड़वा बच्चे जिसे कहते हैं। तो हमारे ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, एम्पुला वाले पार्ट में निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो हमारा एम्पुला वाले पार्ट में निषेचन होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं लिखा मिले निषेचन कौन से पार्ट में होता है, तुम्बिका या एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, अगर आपको कहीं लिखा मिले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इसी में ऑप्शन में दिया जाए कि निषेचन कहाँ होता है, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है, तो आपको कहाँ चूज करना है। अगर आपको एक चीज लिखे मिले, ये एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन, ठीक है, तुम्बिका, इस्थमस, जंक्शन अगर आपको दिखा मिले तो आपको वही मार्क करना है। आपसे पूछा जाए निषेचन की साइट का है, निषेचन कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, हमारा एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन पर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये है, एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन। यहीं पे हमारा एम्पुला होता है, चौड़ा पोर्शन होता है, ठीक है, वाइडेस्ट पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, तो यहाँ एग आएगा हमारा। एनसीईआरटी में जो लिखा है हमारा एम्पुला लिखा है। अगर आपको लिखा मिले कहीं ऑप्शन में एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन, तो वही मार्क करना है आपको, यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से तो एम्पुला है ही हमारा, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, एम्पुला, इस्थमस, जंक्शन, तुम्बिका, संकीर्ण जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे निषेचन होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 200 से 300 मिलियन जाते हैं, और एग के पास ओनली फैलोपियन ट्यूब में 250 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं, और इनमें से 250 में से भी कोई एक फर्टिलाइज कर पाता है एग को, ठीक है, ओवम को। तो देखिए हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो ये देखिए
जैसे ये क्या है हमारा ओवम है ये, ठीक है। इसकी लेयर होती है ये क्या है, जोना पेलुसिडा। इसको हिंदी में भी जोना पेलुसिडा ही बोल देते हैं, ठीक है। और ये लेयर कौन सी है हमारी, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोरोना रेडिएटा। दो लेयर होती हैं इसमें, ठीक है। एक होती है हमारे जोना पेलुसिडा, दूसरी होती है हमारी कोरोना रेडिएटा। अब हम बात कर रहे हैं स्पर्म के बारे में। जैसे हमारा स्पर्म आया, ये देखिए ये हमारा स्पर्म है ना, एक स्पर्म आया। स्पर्म की जो आगे का जो अग्रपिंडक वाला मैंने बात बताया था, एक्रोसोम, या हम बोलते हैं हिंदी में अग्रपिंडक, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है इसमें जोनालाइसिस, ठीक है, या स्पर्म लाइसिन भी बोल देते हैं इसको। तो ये जो एंजाइम होता है ना, क्या करता है, इसकी जो जोना पेलुसिडा जो लेयर है ना, इसको भेदने का काम करता है। देखिए स्पर्म है ये, इतने सारे स्पर्म अटैच हो रहे हैं इससे। 250 बोला था ना मैंने। जैसे देखिए अग्रपिंडक क्या था, इसमें जोनालाइसिस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं, हमारा जो जोना पेलुसिडा लेयर जो रहती है इसको मतलब खोलने का काम करते हैं। जैसे ही स्पर्म, एक स्पर्म इससे अटैच करेगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, किसके, हमारा जोना पेलुसिडा लेयर के, तुरंत इसे लेयर को डिजोल्व कर देगा, ठीक है। और इसमें अपना जो होता है न्यूक्लियस छोड़ देता है, ठीक है। इसके अंदर अपना न्यूक्लियस छोड़ देगा। इसके अंदर तो पहले से एक होता है, इसके अंदर ये अपना न्यूक्लियस भी छोड़ देता है। उसके बाद में हमारा जाइगोट बन जाता है। इससे पहले एक चीज़ और देखिए, ये क्या है हमारा, कल मैंने आपको क्या बताया था, oogenesis पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने कि हमारा जो ओवम होता है उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल जहाँ बनता था, ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता था, ग्राफियन फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, हमारा सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्या होता है, द्वितीयक अंडक होता है, ठीक है। जो द्वितीयक अंडक ही छोड़ा जाता था हमारा, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ओसाइट या फिर द्वितीयक अंडक, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक ही छोड़ा जाता था, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। इसकी मियोसिस कहाँ अरेस्ट होती थी, मियोसिस कहाँ अरेस्ट थी, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट थी, ठीक है, अवरुद्ध थी। मियोसिस सेकेंडरी ओसाइट के कहाँ अरेस्ट थी हमारी, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट थी। क्यों अरेस्ट थी, क्योंकि इसमें मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हमारा स्पर्म यहाँ से अटैच करेगा, जोनालाइसिस एंजाइम होता है, जैसे अटैच करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें सेकेंडरी ओसाइट में फिर से हमारा मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगा। जो अरेस्ट मियोसिस था हमारा वो कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, और मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मियोसिस कंप्लीट हुआ तो क्या बनेगा हमारा, मैंने बताया था
सेकेंडरी oocyte में मियोसिस होता है तो हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीय पिंड हिंदी में बोल देते हैं, ध्रुवीय पिंड है ना, और एक क्या बनता है हमारा, ओवम बन जाता है, अंडाणु बन जाता है। तो ये हमारा जैसे मियोसिस कंप्लीट होगा, जोनल लाइसिस के कांटेक्ट में आके ही मियोसिस शुरू हो जाएगा, इसमें अरेस्ट मियोसिस, ठीक है, अरेस्ट मियोसिस इसका कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमारा सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा और क्या होता है हमारा, ओवम बन जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में अरेस्ट मियोसिस कंटिन्यू, मियोसिस कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके बाद में ये हमारा मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्पर्म जो होता है बाहर वाले, जैसे एक स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, ये सारे अटैच होने को प्रयास कर रहे हैं, ये भी स्पर्म है, ये भी स्पर्म है, ठीक है। तो ये जैसे एक स्पर्म के कांटेक्ट में आया, जोना पेलुसिडा सक्रिय हो जाती है, कोरोना रेडिएटा ये वाली लेयर है, इसके बाद में जोना पेलुसिडा है। जैसे एक स्पर्म यहाँ पे अटैच हुआ तो जोना पेलुसिडा लेयर को गला देगा और इसमें अपना न्यूक्लियस छोड़ देगा और तुरंत जोना पेलुसिडा सक्रिय हो जाती है और किसी भी स्पर्म को अंदर नहीं जाने देती है कि एक चला गया अब कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो एकदम इसमें चेंजेस कर देता है स्पर्म का जो जोना लाइसिन एंजाइम जो रहता है इसके अग्रपिंडक वाले पार्ट में, वो सबको सक्रिय कर देता है पूरी लेयर को, कि अब कोई स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो अपना न्यूक्लियस छोड़ देता है, वो भी हैप्लॉइड होता है, और ये एग का न्यूक्लियस है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। अंड का न्यूक्लियस हैप्लॉइड, शुक्राणु का न्यूक्लियस हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के हमारा 2n या जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। दोनों फ्यूज हो जाएंगे आपस में, कुछ समय बाद देखिए दोनों फ्यूज हो गए, तो ये हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। ये हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाता है कुछ समय बाद। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। अगर कुछ लिखना हो तो मैं लिखा भी दूंगा। निषेचन देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारा, इजैकुलेट किए जाते हैं शुक्राणु, हमारे पेनिस के द्वारा हमारे योनि द्वार में इजैकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। कितने, 200 से 300 मिलियन। तो ये आगे चल करके तैरते हुए जाते हैं। स्पर्म के पास मैंने बताया था एक ऊर्जा होती है, इसमें माइटोकांड्रिया होते हैं ना, तो इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं स्पर्म को तैरने की, ठीक है। पूंछ रहती है इसमें, टेल वाला पार्ट, तो ये तैरते हुए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। कहाँ तक जाते हैं, और देखिए ओवरी से हमारा ओवम रिलीज होता है, अंडर रिलीज होता है ओवरी से, ओवम यहाँ से आएगा, ये तैर नहीं पाता है, ठीक है ओवम, तो यहाँ तक आएगा, हमारे चौड़े पार्ट में रुक जाएगा। एम्पुला इसका चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे, यहाँ रुक जाएगा और स्पर्म तैरते हुए यहाँ आ जाएंगे फैलोपियन ट्यूब तक। 250 स्पर्म लगभग पहुँच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। तो इसमें से कोई एक इसको फर्टिलाइज कर देता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़िए। एग जो होता है हमारा अंड, उसमें 2 लेयर होती हैं, एक हमारी कोरोना रेडिएटा, ठीक है, एक लिपिड जैसा लेयर रहती है इसमें ऑयल युक्त, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, इसके अंदर रहती है जोना पेलुसिडा। तो जैसे ही हमारा स्पर्म 250 स्पर्म इससे कांटेक्ट करेंगे, तो जैसे ही पहला स्पर्म जैसे ही एंटर करेगा इसमें, तुरंत जोना पेलुसिडा सक्रिय हो जाएगी। एक स्पर्म एंटर कर गया है, अब कोई स्पर्म नहीं एंटर करेगा, है ना। तो क्या होगा हमारा, ये सेकेंडरी oocyte था, फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte छोड़ा जाता था हमारा, है ना। तो इसमें जैसे स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, जोना लाइसिन एंजाइम रिलीज होगा, जोना लाइसिन के द्वारा ये भेदी जाएगी जोना पेलुसिडा, तुरंत अरेस्ट मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte में। और हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी हमारी, द्वितीय ध्रुव पिंड और ओवम बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अरेस्ट मियोसिस कंटिन्यू हो जाती है और मियोसिस कंप्लीट हो जाती है। तुरंत ये अपना बाहर वाले कवच को बाहर ही छोड़ देगा, टेल वाले पार्ट को, यहाँ से ये फटेगा और अपने न्यूक्लियस को छोड़ देगा। ये इसका न्यूक्लियस और ये ओवम का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, दोनों फ्यूज करेंगे, हमारे 2n जो होता है हमारा 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। अब इससे आगे वाला जो पार्ट है हमारा क्या आता है, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। ये जाइगोट तो हमारा बन गया, ठीक है, ये पूरा जाइगोट तो बन गया हमारा। अब ये कैसे डिवाइड करेगा, ठीक है,
इसमें डिवाइड होता है हमारा क्लीवेज के द्वारा या विदलन के द्वारा डिवाइड करता है। 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे, 16 से 32 बन जाएंगे। इस प्रकार से जाते जाते ये यहाँ पर जा करके करीबन 7 से 9 दिन बाद यहाँ पे गर्भाशय में जाके इम्प्लांट हो जाता है, अंतरूपित हो जाता है, जहाँ पे हमारा 9 मंथ रहता है। उसके बाद बेबी बाहर आ जाता है, बर्थ हो जाती है बेबी की, पार्चुरेशन या प्रसव के द्वारा बर्थ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक वाला पार्ट जो था हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक आता है हमारा क्या आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर हमारा लिंग निर्धारण जो होता है, कैसे लिंग निर्धारण होता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे डिसाइड होता है। ये देखिए जल्दी से क्या था हमारा लिंग निर्धारण। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जैसे हमारा जाइगोट बन गया, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनने के बाद हमारा बेबी कैसे निर्धारित होगा कि मेल बनेगा ये जाइगोट या फीमेल बनेगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज हमारी 50% रहती है कि 50% हमारा बेबी मेल बन सकता है और 50% फीमेल बन सकता है। ठीक है, लिख देंगे 50% पॉसिबिलिटीज होती है, चांस होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे फीमेल में भी 46 होते हैं। ठीक है, हम देखिए ये क्या है हमारा एक्स क्रोमोसोम किस में होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं, और एक्स वाई किस में होते हैं, मेल में होते हैं। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम हमारे 46 होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जो एक पेयर जो रहता है हमारा क्या रहता है, लिंग गुणसूत्र रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं। 22 हमारे ऑटोसोम्स रहते हैं और एक पेयर क्या रहता है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, ये जोड़े में है, अगर टोटल कर दिया जाए ना तो कितने होंगे, 46 होते हैं। ये जोड़े में होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, 22 पेयर जो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स और एक पेयर होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे इसमें 22 + XY। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, फीमेल है ना। ये सब पेयर में होते हैं, टोटल तो 46 होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे डिसाइड होगा मेल और फीमेल। इधर से एक्स लिया, इधर से एक्स लिया। ठीक है, इधर से वाई, इधर से वाई। तो देखिए अगर एक्स मेल से क्या आते हैं, शुक्राणु आते हैं, फीमेल से क्या आते हैं, ओवा आते हैं। ठीक है, एक एक्स इसका फ्यूज करेगा इस एक्स से, तो हमारा क्या बनेगा, अगर फीमेल का एक्स, मेल में क्या होते हैं, मेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी मेल में क्या होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं फीमेल में। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है लिंग निर्धारण के लिए, इसमें तो सेम है, मेल निर्धारित करता है। मनुष्य में क्या होता है, मेल निर्धारित करता है कि संतान मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। ठीक है,
यहाँ पे लिख देंगे हम मेल के द्वारा लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, मेल के द्वारा लिंग निर्धारित होता है। तो देखिए इधर का x, अगर फीमेल का x मेल के x के साथ फ्यूज करता है तो हमारा क्या बनता है, XX बनता है। कौन सी संतान बन गई, फीमेल बन गई। ठीक है, ऐसे देखिए इसका x, फीमेल का x मेल के y के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, हमारा XY बनेगा। क्या संतान बनेगी, मेल संतान बनेगी। ठीक है, और ऐसे इसका देखिए फीमेल का x जो है मेल के x के साथ फ्यूज करेगा तो हमारा क्या बनेगा, XX बन जाएगा और हमारी फीमेल बनेगी। और ऐसे ही फीमेल का x मेल के y के साथ फ्यूज करेगा तो हमारा XY बन जाएगा, मेल संतान बनेगी। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, दोनों का रेशियो 50% है ना। कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, 50% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मेल संतान बन जाए और 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि फीमेल संतान बन जाए, है ना। सब क्रोमोसोम का खेल है। ठीक है, कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 46 रहते हैं, जो 23 पेयर में रहते हैं, 22 ऑटोसोम्स रहते हैं, एक जोड़ी जो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम रहता है। वही सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में सेम होते हैं, मेल में डिफरेंट होते हैं। फीमेल में XX होते हैं और मेल में क्या होते हैं, XY होते हैं। तो मेल डिसाइड करेगा, यहाँ पर मनुष्य के केस में बात करें, ह्यूमन के केस में मनुष्य डिसाइड कर, ह्यूमन के केस में मेल डिसाइड करेगा कि संतान मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक सबका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, जाइगोट बना था। वो जाइगोट हमारा कितने मंथ, 9 मंथ जो होता है हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भावधि जिसको बोल देते हैं। 9 मंथ यूट्रस में रहता है, उसके बाद में पार्चुरेशन होता है, प्रसव होता है, उसके द्वारा बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वही हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा निषेचन होता था। थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, किसमें, सेकेंडरी oocyte हमारा फर्टिलाइज कर गया, ओवम बना लेता है, उसके बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा, ये मान लो हमारा क्या है, जाइगोट बन गया, 2n है ना, ये हमारा जाइगोट है, भ्रूण बन गया, जाइगोट या भ्रूण है ना। इसके बाद में एक प्रोसेस होता है विदलन। ठीक है, उसके द्वारा ये विभाजित होता है। थोड़ा आपको विदलन के बारे में पहले समझा देते हैं। विदलन या क्लीवेज बोल देते हैं। ठीक है, क्लीवेज में क्या होता है हमारा,
ये एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, एक समसूत्री विभाजन है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है, सेल कंटिन्यू डिवाइड करती है। इसमें जो होता है हमारा G1 G2 फेज जो होते हैं हमारे एब्सेंट रहते हैं ना। रैपिड माइटोटिक, हिंदी में बोले तो समसूत्री, रैपिड माइटोटिक डिवीजन या विभाजन, डिवीजन, ठीक है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, लगातार सेल डिवाइड करती है, ठीक है। डिवीजन नहीं लिखा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें G1, G2 फेज क्या रहते हैं हमारे, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। G1 G2 फेज हमारे अनुपस्थित रहते हैं। तो क्या होता है हमारा, सेल डिवाइड करता रहता है लगातार कंटिन्यू, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल हमारा क्या होता है, इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करता है। और साइज सेल का होता है कांस्टेंट रहता है, बस डिवाइड करता है, 2 से 4, 4 से 8 बनते रहते हैं, पर साइज जो है ना इतना का इतना ही, इसी में 8 बन जाएंगे, इसी में 32 बन जाएंगे, पर साइज ऑफ सेल क्या रहते हैं हमारे, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें पहले 8 थे अब 16 बन गए, तो साइज सेल का डिक्रीज करेगा। ये जो है हमारा प्रत्येक सेल का, जैसे इसमें हमारे समझिए 2 थे, 2 से 4 बन गए, तो इस सेल का भी तो साइज कम हुआ, इसका भी साइज कम हुआ, 4 बन गए ना। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं और साइज ऑफ सेल डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका तो साइज इतना ही रहा, 4 से 8 बने, लेकिन इसका साइज इतना ही रहा, तो साइज ऑफ सेल हमारे डिक्रीज करते हैं ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, साइज ऑफ सेल डिक्रीज होता है। ये चीज़ समझ में आ गई हो, विदलन, यही विदलन होता है जाइगोट में, जब ये डिवाइड करता है ना, यही प्रोसेस होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो देखिए जाइगोट था, डिवाइड करेगा, क्या बन जाएगा हमारा, 2 सेल का बनेगा, किससे डिवाइड करेगा, विदलन से, क्लीवेज से डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या बन गया, 2 सेल। इसके बाद में न्यूक्लियस होगा, इसमें सेल में न्यूक्लियस होगा, 4 सेल। इसके बाद में ये क्या बन गया हमारा, 8 सेल बन जाते हैं। इसमें समझने के लिए बना लीजिए 8 सेल स्टेज, ठीक है, 8 कोशिकीय अवस्था। इसके बाद में 8 से हमारे क्या बन जाते हैं, मान लीजिए 16 सेल हो गए, ठीक है, 16 सेल बन गए। तो हमारे इन कोशिकाओं को क्या बोल देते हैं हम, डिवाइडेड जो सेल रहती हैं उनको बोल देते हैं हम ब्लास्टोमियर्स, है ना। कुछ समय के पश्चात इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, इसको हम ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इसमें एक गुहा बन जाता है, तरल से भरा गुहा बन जाता है कुछ समय के पश्चात, जिसको क्या बोल देते हैं हम, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोल देते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा है, ये इनर सेल मास, अंतः कोशिका समूह बोल देते हैं हिंदी में इसको, है ना। और जो बाहर वाला पार्ट है
इसको बोल देते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट या पोस्कोरक। इनर सेल मास को अंतर कोशिका समूह बोल देते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम? इस पूरे पार्ट को बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया है ना। और ये डिवाइडेड सेल को बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, और इसको बोल देंगे हम ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोमियर्स में आप अंतर समझिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6, सॉरी 6 का तो मतलब 2 4 8 16। इन जो डिवाइडेड सेल रहती हैं इनको क्या बोल देते हैं हम? ब्लास्टोमियर्स बोल देते हैं ना। जो डिवाइडेड जो सेल रहती हैं उसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स रहती हैं हमारी, ये जो सेल रहती है हमारी डिवाइडेड सेल रहती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो अगला पॉइंट है वो देखिए, 8 से जो 16वीं सेल था, 8 और 16 वाली जो स्टेज है उसको बोल देते हैं हम सेल स्टेज को मोरूला कहते हैं। 8 से 16 सेल की स्टेज को हम मोरूला बोल देते हैं। ठीक है, और जब गुहा बन जाता है और इसके अंदर अंतःकोशिका समूह बन जाता है और बाहर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है तो इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम कोरकपुटी। जब हमारे जाइगोट सेल के अंदर जो होता है गुहा बन जाता है, लिखें डिवाइडेड सेल को हम क्या बोलते हैं? कोरकखंड। कोरकखंड के अंदर तरल से बनी गुहा बन जाती है और ट्रोफोब्लास्ट पोस्ट कोरक और पोस्ट कोरक के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। जो बाह्य लेयर रूप में व्यवस्थित थी उसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। कोरकपुटी टोसिस्ट या कोरकपुटी कहते हैं। जो ये कोरकपुटी बन गया, ये जो आउटर लेयर है ना, ये अंतर लेयर जो है इसकी एंडोमेट्रियम, ये इसे कवर कर लेगी, इसे जकड़ लेगी। अंतर लेयर इसकी होती है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है इसका जो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर, ये हमारी गर्भाशय की अंतर लेयर से जकड़ जाएगी एकदम। ठीक है, अंतर लेयर गर्भाशय की जो होती है वो इसको कवर कर लेती है, तो इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन होने में 7 से 9 डे लगते हैं। यहाँ से डिवाइड होती होती गर्भाशय की तरफ बढ़ता आता है। ठीक है, डिवाइड होता हुआ गर्भाशय की तरफ बढ़ता हुआ आएगा जाइगोट हमारा, तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर आपस में ये जकड़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर गर्भाशय के अंतर लेयर इसको ट्रोफोब्लास्ट को जकड़ लेती है, आपस में फंसा लेती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एकदम जकड़ के रह जाता है। यहीं इसका भ्रूण का विकास हो जाता है। 9 मंथ तक यहीं रहता है, इसके बाद में बाहर निकलता है। ठीक है,
तो इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इसी वाले प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब ये गर्भाशय अंतर लेयर इसकी ट्रोपोब्लास्ट लेयर को जकड़ लेती है तभी इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, एक पॉइंट आप लिख लीजिए। अब मैंने बताया था ग्राफियन फॉलिकल में एक लेयर रहती है जोना पेलुसिडा, अभी बताया था जोना पेलुसिडा को भेद करके ही शुक्राणु अंदर जा पाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, जोना पेलुसिडा जब हटेगी तभी हमारा इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन होने से पहले जोना पेलुसिडा हट जाती है तभी इम्प्लांटेशन होता है, तभी जकड़ पाती है जब जोना पेलुसिडा हट जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन मैंने बताया था आपको कि जाइगोट बन जाता है। जब ये जाइगोट हमारा गर्भाशय में जाकर के रोपित हो जाता है, आपस में जकड़ जाता है यहीं पे जहाँ इसको पोषण प्रदान मिलने लग जाए, उसी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जहाँ वो 9 मंथ रह सके उसी साइट को हम इम्प्लांटेशन साइट बोल देते हैं, है ना। कहाँ रहता है, गर्भाशय में रहता है। तो इस प्रक्रिया में 7 से 9 दिन लगते हैं। पहले क्या होता है, हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट डिवाइड होगा, किसके थ्रू होगा, विदलन या क्लीवेज जो पढ़ाया था उसके द्वारा डिवाइड होगा। रैपिड माइटोटिक डिवीजन, 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी, 16 से 32 बनेंगी। तो हमारे 2, 4, 8, 16 जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, ग्रोइंग जो सेल रहती हैं, हम उनको ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड बोल देते हैं। 8 से 16 सेल वाला जो पार्ट है, 8 से 16th सेल स्टेज को हम मोरूला बोल देते हैं। ठीक है, जब कोरक खंड के अंदर तरल से बनी गुहा बन जाती है, ठीक है, जब इनर सेल मास बन जाता है इसके अंदर, तो उसी को हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं, कोरक पुटी बोल देते हैं ना। और ये कोरक पुटी की आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। ट्रोपोब्लास्ट को गर्भाशय के अंदर लेयर आप जकड़ लेती है और उसको एकदम रुधिर वाहिनियाँ उसके ऊपर आ जाती हैं और आपस में जकड़ जाती है वो लेयर। तो वहीं पे हमारा जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया में 7 से 9 दिन लगते हैं, है ना। वहीं पे इसको रहना पड़ता है 9 मंथ तक, वहीं पे बेबी का विकास हो जाता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिए, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की अंतर लेयर में इम्बिडेंट हो जाता है या रोपित हो जाता है। तो ये देखिए हमारा जो टॉपिक है भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है, जब जाइगोट का जब हमारा भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है, कैसे उसका विकास होता है। ठीक है, वही हम भ्रूणीय परिवर्धन में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जाइगोट हमारा इम्प्लांट हो गया। जब हमारी ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशन बन जाती है तो हमारा जाइगोट जो होता है इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ जरायु अंकुरण होते हैं जिनको हम क्रोनिक बिलाई भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा, वो सुना होगा आपने, 11th में पढ़ाया गया था कोरियोनिक बिलाई, जो हमारे कई जगह रहते हैं हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये बिलाई रहते हैं, उसको जरायु अंकुरण बोलते हैं हिंदी में। वो अंकुरित हो जाते हैं, उंगली समान संरचना रहती है ऐसी। ठीक है, उनके अंकुरण होने से क्या होता है, हमारा जो माता का ब्लड और फीटल का ब्लड होता है ना, वो मिक्स नहीं हो पाता है। एक टिश्यू समान होते हैं। ठीक है, टिश्यू समान होते हैं। और देखिए ऐसे समझेंगे, ये हमारा जाइगोट है जो इम्प्लांट हुआ है। ठीक है, इस पे ऐसे कुछ उंगली समान संरचनाएं उभर आती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ उंगली समान संरचना उभर आती हैं। ये क्या है, हमारा
ये हमारे यूट्रस वाला पार्ट है ना, कुछ उंगली समान क्रोनिक बिलाई उभर आती हैं, तो ये माता का ब्लड हो जाता है। ये सब एंडोमेट्रियम लेयर है। ये क्या है हमारा फीटल ब्लड। ये क्या है मैटरनल ब्लड। ये आपस में इंटर ट्रांजिट हो जाते हैं, एकदम इम्बिडेंट रहते हैं। तो ये यहाँ से माता का ब्लड और फीटल का ब्लड कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, ठीक है। क्रोनिक बिलाई उभर आती हैं, उंगली समान संरचना होती है ये। तो अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर एक कोरियोनिक बिलाई के बाद एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, अपरा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। एक कोरियोनिक बिलाई बाद में जाकर के अपरा का निर्माण कर लेती हैं। जैसे भ्रूण परिवर्धन में मैंने आपको बताया क्या होती है, जरायु अंकुरण उभर आते हैं, उंगली समान संरचना होती है, ठीक है, जो माता का ब्लड और फीटल का ब्लड को मिक्स नहीं होने देते हैं। तब जब मिक्स नहीं होता है कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन या जो पैसा वाले दंपत्ति हैं वो क्या कराते हैं, कौन इतना बड़ा रिस्क ले कि बेबी को 9 मंथ अपने पेट में रखे, अपनी पर्सनैलिटी ख़राब करे, ठीक है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख ले, ये सब नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सरोगेट मदर किसी बाहर की लेडीज़ को पकड़ के लाते हैं, तो उसमें जो अपना टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक चल रही है उसके द्वारा लेबोरेटरी में मेल का शुक्राणु लिया जाता है, फीमेल का ओवा लिया जाता है, दोनों को फर्टिलाइज करके 8 से 16 सेल की स्टेज में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत क्या है, क्योंकि फीमेल का ब्लड जो है माता का ब्लड जो हमारे शिशु के ब्लड से मिक्स ही नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। बस वो उसको प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिएंट्स प्रदान किए जाते हैं, उसको इस काम का उस स्त्री को पैसा दिया जाता है, 9 महीने रखती है पेट में, अगर उसको दूध भी पिलाना पड़े तो उसका अलग से पैसा दिया जाता है, ठीक है। हाँ भाई, जिनके पास पैसा है यही सब काम करते हैं, और क्या है। पर क्या मतलब है उससे, तो देखिए अपरा की बात कर रहे थे हम, प्लेसेंटा। ये जरायु अंकुरण जो होते हैं क्रोनिक बिलाई, उससे हमारा अपरा का फॉर्मेशन होता है। अपरा क्या होता है, एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है, ठीक है, बिहेव एज आ अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अपरा जो होती है हमारी क्या काम करती है, इससे भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2, ऑक्सीजन O2, न्यूट्रिएंट्स, अपरा अटैच रहती है किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से, भ्रूण से अटैच रहती है। आपने देखा होगा आप सभी के एक नाभि है पेट पे, वहीं से जो अटैचमेंट रहता है माता के साथ एक ट्यूब द्वारा, ठीक है, उसी से हमको जो है खाना पानी, ये ऑक्सीजन, CO2 और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं का एक्सचेंज होता है, ठीक है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा। एक्सचेंज किस में, मैटरनल और फीटल के बीच होता है, ठीक है, मदर और शिशु के मध्य होता है, एक्सचेंज होता है किसके द्वारा, डिफ्यूजन या विसरण के द्वारा। अपरा जो होती है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई संरचना होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी रहती है। ये लाइनें NCERT में लिखी हुई हैं, जुड़ी संरचना है। अपरा का मेन काम तो यही होता है, CO2, ऑक्सीजन,
न्यूट्रिएंट्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो रहते हैं भ्रूण के अंदर ले जाना और भ्रूण से बाहर लाना, आवश्यक पदार्थों को ले जाना तथा बाहर लाने का काम क्या होता है, अपरा का होता है। अपरा द्वारा कुछ हार्मोन का भी स्राव होता है, जैसे HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, एक रहता है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एक और हार्मोन रहता है हमारा एस्ट्रोजन होता है, ये हमारे प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ तक क्लियर। एक दो हार्मोन के बारे में और NCERT में दे रखा है, उन्हें भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब हमारा भ्रूणी परिवर्धन में चल रहा है। लाइन और लिखिए, रिलैक्सिन आपने देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए प्रेगा न्यूज़ वगैरह कुछ किट आती है ना, प्रेगा न्यूज़ कंपनी की आती है एक, तो उनमें क्या टेस्ट किया जाता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन देख लेते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन प्रेजेंट है तो फीमेल प्रेग्नेंट है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जब प्रेगनेंसी होती है इस टाइम रिलीज होता है, किससे रिलीज होता है, ओवरी से। हार्मोन प्रेगनेंसी या सगर्भता के दौरान जो किट रहते हैं उनमें यही यूज किया जाता है, के दौरान अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है ओनली प्रेगनेंसी के टाइम। अगला जो लिखिए, रिलैक्सिन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कब रिलीज होते हैं, रिलीज ओनली प्रेगनेंसी। ठीक है, ये हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं। ठीक है, और कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं जो जिनमें जैसी फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना उसी टाइम जो होता है उनका स्राव जो होता है बढ़ जाता है, किसमें, फीमेल के ब्लड में उनका जो होता है स्राव बढ़ जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हो गया हमारा। एक और हार्मोन रहता है जिसको बोल देते हैं हम कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, कई हार्मोन रहते हैं का स्राव माता के ब्लड में सगर्भता के दौरान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, ये जो बढ़ा हुआ जो स्राव है ये माता की तथा भ्रूण के उपापचयी क्रियाओं में के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका स्राव बढ़ जाता है। माता के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन थायरॉक्सिन प्रोलैक्टिन, ठीक है,
कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है, क्योंकि ये भ्रूण के और माता के उपापचय क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में बेझिझक डाल दिया करिए, मैं सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।